नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरे रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन होगा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पटना में आज स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे दलित छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर दिया। तस्वीर पटना के जेपी गोलंबर चौक की है, जहां दलित छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। घटना तब हुई जब भारतीय छात्र कल्याण संघ के बैनर तले सैकड़ों दलित छात्र विधानसभा का घेराव करने निकले। पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर चौक पर रोक दिया। छात्रों ने ट्रैफिक रोककर हंगामा करना शुरू किया। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। सड़क पर छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। छात्रों के इस प्रदर्शन को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी समर्थन दिया था। सरकार को तो करना ही करना ये है। हमारे बच्चे इस पर उग्र होकर के यहाँ आए, अपनी बात को कहने के लिए चाहते थे, उन पर इन्होंने लाठी भांजा। ये बहुत निंदनीय है। बिहार सरकार ने दलित छात्रों की स्कॉलरशिप में कटौती का ऐलान किया था, जिससे छात्र नाराज हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने का फैसला भी छात्रों की नाराजगी की वजह है। दलित छात्रों ने सभी जिलों में कल्याण छात्रावास की भी मांग की है। छात्रों ने बिहार में दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के मुद्दे पर भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रहे एमिरेट्स एयरलाइंस का एक विमान आज दुबई एयरपोर्ट पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा करीब 12:30 बजे हुआ, जब फ्लाइट नंबर EK521 लैंड कर रही थी। उसी दौरान उसका अगला हिस्सा जमीन से टकरा गया। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है और सभी को समय रहते विमान से सुरक्षित उतार लिया गया। हादसे के बाद दुबई एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोक दी गई। उड़ानों को मखदूम और शारजा की तरफ मोड़ दिया गया। आग लगने के बाद जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पायलट ने बिल्कुल उसको क्लियरली फॉलो किया है और इवैक्यूएशन ऑफ पैसेंजर्स बड़ी क्विकली किया गया, तो ये अपने आप में काफी सराहनीय है। हादसे के वक्त प्लेन बोइंग 777 में 300 यात्री सवार थे। इनमें 18 क्रू मेंबर्स थे। हादसे के वक्त प्लेन में 20 देशों के नागरिक थे, जिनमें 226 भारतीय थे। बताया जा रहा है कि यात्रियों के निकलने के 1 मिनट बाद प्लेन में ब्लास्ट हो गया। विमान ने सुबह 10:19 पर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक पुराना पुल टूटने से 2 बस समेत कई गाड़ियां नदी में बह गई। हादसे में 2 लोगों का शव बरामद किया गया है और करीब 40 लोग लापता। सावित्री नदी में पानी के दबाव की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर मंगलवार रात अंग्रेजों के जमाने का एक पुल बह गया। पुल से गुजर रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें और 4 छोटी गाड़ियां नदी में बह गईं। दोनों बसों में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड और NDRF की टीम को लगाया गया है। 2 बसें जो ST की है, जो रत्नागिरी से महाड़ पहुंचना चाहिए था, अभी तक पहुंची नहीं है। सो इससे हम ये अंदाज लगा रहे हैं कि शायद ये बसें भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। ये सारा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे इस संदर्भ में बात की और पूरी सूचनाएं लेने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि केंद्र सरकार की सारी मदद हमको इसमें मिलेगी। मुंबई गोवा हाईवे पर जिस जगह हादसा हुआ वहां 2 समानांतर पुल हैं। एक पुल 2 या 3 साल पहले बनाया गया है, जबकि दूसरा पुल 100 साल से ज्यादा पुराना है। जो पुल बहा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई जाने के लिए होता है, जबकि नए पुल का मुंबई से गोवा जाने में इस्तेमाल होता है। हादसे की जगह पर पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। हादसे की जगह से 40 किलोमीटर दूर सावित्री नदी अरब सागर में मिल जाती है। पानी के बहाव को देखते हुए आशंका जताई जा रही कि कुछ लोग समंदर में भी जा सकते हैं। रायगढ़ में पुल हादसे पर सियासत भी जारी है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने हादसे के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। विपक्ष ने पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने आरोप लगाया कि पुल की जांच में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने दोषी अधिकारियों और PWD मंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। चंद्रकांत दादा पाटिल, मेरा मानना है कि चंद्रकांत पाटिल इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। उन पर भी 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। मई महीने में भी उसका चेकिंग हुआ था, तो उसको इस प्रकार का कोई डेंजर रिपोर्ट में नहीं आया था। 2010 से 2014 के बीच देश भर में 255 पुल गिरने के हादसे हुए।
2010 से 2014 के बीच पुल हादसों में 297 लोगों की मौत हुई। मुंबई गोवा हाईवे पर 36 छोटे बड़े ब्रिटिश जमाने के पुल हैं। हादसे के बाद 15 दिन में सभी पुलों के ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। पुल हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान भी दिया। महाराष्ट्र के नासिक में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। नासिक में आज बारिश कम हुई लेकिन हालात खराब हैं। पंचवटी, पेट रोड, डिढोरी, भाभानगर जैसे इलाके पानी में डूबे हैं। रामकुंड में जो मंदिर कल पानी में डूब गए थे, आज वो दिखने लगे हैं। नासिक जिले के जितने भी नदियां हैं, उनमें बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हुई है। देख सकते हैं पानी का बहाव कितना जोरों से चलता आ रहा है। इस नदी के किनारे तट पे जितने भी मंदिर है, वो सब मंदिर अभी पानी की लपेट में आ चुके हैं। गोदावरी ने महापूर की परिस्थिति अभी ले ली है। नांदूर मध्यमेश्वर बांध से पानी छोड़ने की वजह से नासिक के कई गांवों में पानी भर गया है। नासिक के 92 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। नासिक में मंगलवार को सिर्फ 9 घंटों में 141 मिलीमीटर बारिश हुई थी। नासिक के सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। नासिक में बाढ़ से 3 लोगों के बहने की खबर है। जगह जगह रेस्क्यू के लिए सेना को लगाया गया है। बारिश को लेकर महाराष्ट्र में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर सेना, एनडीआरएफ टीम तैनात है। बाढ़ की वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। दमोह के सीतानगर में कोपरा नदी उफान पर है। बारिश और बाढ़ के चलते नदी पर बना पुल टूट चुका है। ऐसे में अब लोग जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बांस की एक सीढ़ी के जरिए रास्ते को जोड़ा गया है और लोग उसी पर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी सीढ़ी पर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। अभी एसडीओ को भेज करके कम से कम इतना तो करवा देंगे कि जिससे कि आने जाने में सहूलियत हो जाए लड़कों को, खासकर बच्चों की पढ़ाई के लिए। 6 महीने पहले ही कोपरा नदी पर पुल बनाया गया था। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से करोड़ों की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के 17 सबसे अहम बांधों में से 12 बांध आधे से ज्यादा भर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा जारी है। बहस के बाद आज ही इसे पास करने की संभावना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया। इसे अभी तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताते हुए जेटली ने कहा कि इससे राज्यों की आमदनी बढ़ेगी। कांग्रेस ने भी जीएसटी पर सरकार का साथ दिया, लेकिन स्टैंडर्ड रेट 18% से ज्यादा नहीं करने की मांग की। This was in fact pooling in of sovereignty of the states and the center so that we could have a system which was a far better and a more modern conducive system which would help the assessees, which would raise larger revenues and eventually give a boost to the Indian economy itself. Please now, on the basis of your own reports, cap the rate. When we use the word cap the rate, what do we mean? It cannot be changed with a whim of the executive. A rate must only be changed with the approval of Parliament. जीएसटी बिल लागू होने से 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होंगे। देश भर में सभी उत्पादों और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगेगा। जीएसटी लागू होने से सभी राज्यों में सामान एक कीमत पर मिलेंगे। जीएसटी लागू होने से डिस्काउंट वाली चीजें, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, ज्वेलरी, कपड़े और चाय कॉफी महंगी हो सकती है। जीएसटी लागू होने से घर, कार और होटल में खाना सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। संसद से पास होने के बाद जीएसटी बिल को राज्य के पास भेजा जाएगा। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से 15 राज्यों की विधानसभा से भी मंजूरी मिलना जरूरी है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, राज्यसभा सांसद बनना जीवन के एक और अध्याय की शुरुआत जैसा है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया अध्याय अपने जीवन का शुरू कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना भी है, समझना भी है और उसके अनुसार काम करना। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सीखूंगा और जल्द सीखूंगा। कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी मीडिया और एसएल ग्रुप के संस्थापक हैं।
डॉक्टर चंद्रा को भारत में सैटेलाइट टेलीविजन क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को 2011 में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड मिला। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिक्षा के प्रसार के लिए तालीम की शुरुआत की। ग्रामीण आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकल ग्लोबल की शुरुआत की। हाल ही में डॉक्टर चंद्रा ने अपनी आत्मकथा द जी फैक्टर लिखी थी। आत्मकथा का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए डॉक्टर चंद्रा के पिता, पत्नी और भाई समेत परिवार के कई सदस्य संसद पहुंचे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के परिवार ने उम्मीद जताई है कि वो राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी नई भूमिका में खरे उतरेंगे। ये तो खुशी का क्षण ही होता है। जो शपथ ली है उसके ऊपर पूरे उतरे और ईमानदारी से देश की सेवा करें। उनकी इच्छा तो थी कि आने की, मैं तो रोकती थी कि नहीं राजनीति में नहीं आने का, पर इनकी इच्छा पूरी हुई है। देश के कार्य करने के लिए उन्होंने ये जो चुनाव जीता और राज्यसभा में आए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर चंद्रा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद से था। आनंद को INLD और कांग्रेस का समर्थन था। चुनाव में डॉक्टर चंद्रा को कुल 29 वोट मिले थे, जिससे उनकी जीत हुई। आर.के. आनंद को सिर्फ 21 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। राज्यसभा चुनाव में डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन हासिल